हेलो हेलो एंड वेलकम। आज का जो टॉपिक हमारा है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि प्रैक्टिकली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज हम अपनी लाइफ में भी इन्वायरमेंट के साथ दो चार हो रहे हैं, इन्वायरमेंट से कुछ पाते हैं, इन्वायरमेंट को कुछ देना तो हमें है लेकिन हम वो निगेटिवली देते हैं, नकारात्मकता के रूप में देते हैं। तो ये जो ह्यूमन और इन्वायरमेंट रिलेशनशिप थी, वो ह्यूमन इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप आज इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि मानव सिर्फ पर्यावरण को क्षति ही पहुंचा रहा है, नुकसान ही पहुंचा रहा है, और उसके साथ वह व्यवहार नहीं कर रहा है जो स्वयं मानव के लिए और पर्यावरण की सततता के लिए, इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट का एक रेमेडी है, यानी विनाशकारी जो मानव की गतिविधियां हैं उसका एक रेमेडी है, जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहले तो देखते हैं कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे किसी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद का जो टाइम था वो रैपिड इंडस्ट्रियल और अर्बनाइजेशन का ग्रोथ पीरियड था, जिस टाइम ह्यूमन बीइंग ने अपनी खुद की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जितना नेचुरल रिसोर्स था उसको एक्सप्लॉइट किया, उसको अतिदोहन किया, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजीज़ को जन्म दिया अपनी खुद की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जिसने इन्वायरमेंट को धीरे धीरे बहुत ही गंभीर क्षति पहुंचाई है। तो जब एक समय ऐसा आया कि एक लेवल से ज़्यादा जब इन्वायरमेंट को हमने डिग्रेडेट कर दिया, तो वो इन्वायरमेंट जो सेल्फ सस्टेनिंग है, सेल्फ रेगुलेटरी है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, उसकी सेल्फ रेगुलेशन जो है वो प्रभावित हुई, उसकी जो सेल्फ डिपेंडेंसी है वो प्रभावित हुई, मास प्रोडक्शन जो उसकी विशेषता है वो सारी प्रभावित हो गई, और बायोडाइवर्सिटी की धीरे धीरे कमी होने लगी। तो फिर हम सभी फूड चेन का हिस्सा हैं, हम सभी इस नेचर के चेन का हिस्सा हैं। तो अगर नेचर पे हम डिपेंड है या नेचर के साथ हैं, या नेचर और हमारा सिम्बायोसिस कंडीशन में, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है, तो अगर नेचर कमज़ोर कंडीशन में पहुंचेगा, इकोसिस्टम कमज़ोर कंडीशन में पहुंचेगा, तो हम पे भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। मतलब अब ये जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो बहुत लंबे समय तक मानव की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाएगा। उसके जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, वो मानव की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत समय तक नहीं बचेंगे, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, चाहे वो एनर्जी मिनरल्स हो, या रेस्ट ऑफ द मिनरल्स हैं, वो सभी बहुत टाइम तक हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। तब जाके हमने ये सोचा, ये मानव को ये लगा क्या हम अब डेवलपमेंट ही नहीं करेंगे, तो ये तो इम्पॉसिबल है। 7 अरब से ज़्यादा की पॉपुलेशन विश्व की हो चुकी है, उसकी इतनी ज़्यादा रैपिड या बहुत ही फर्राटा भरती हुई आवश्यकताएं उसकी बढ़ रही हैं, तो फिर हमें डेवलपमेंट तो करना ही पड़ेगा। लेकिन तब किस तरह का डेवलपमेंट? जब विश्व इसके लिए परेशान हुआ, तब विश्व ने ये सोचना शुरू किया कि अब हमें एक ऐसे डेवलपमेंट की आवश्यकता है जिसे हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी आज के रिसोर्सों को बचा सकें, लेकिन वो आज के रिसोर्स जो हैं वो आज के रिसोर्स हमारी आवश्यकता को भी पूरा करते रहें। तब हम एक तरह के डेवलपमेंट के साथ आए जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास। तो सतत विकास आधुनिक विकास की एक नई अवधारणा है, जिसमें हम इस तरीके से विकास की गतिविधियों को, इस तरीके से डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हैं जिससे जो मिनरल्स, जो रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हम हैं वो हमारी भी आवश्यकताओं को पूरा करें, उसमें कोई समझौता ना करें, और भविष्य के लिए भी वो इस कदर संरक्षित रहें कि आने वाली जनरेशन की भी आवश्यकताओं को पूरा करें। तो ये इस तरह का विकास की अवधारणा है जिसमें हम केवल खुद के लिए नहीं सोच रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी सोच रहे हैं। इसमें हम ये सोच रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए कोई भी ऐसी कंडीशन ना रहे कि वो हमें कर्ज करे, वो हमें सिर्फ
उल्टा सीधा गाली दे कि वो चले गए और कुछ नहीं करके गए। तो हमें आने वाले पीढ़ी के लिए भी कुछ करके जाना है, कुछ ऐसी चीज़ें करनी है कि आने वाली पीढ़ियों के हितों से समझौता भी ना हो और वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके। तो ऐसा जो विकास होता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। लंबे समय के ऐसे औद्योगिक विकास के बाद इस अवधारणा का जन्म हुआ और इस अवधारणा को जन्म देने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, सबसे महत्वपूर्ण इंसिडेंट है वो है 1987। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1987 मतलब 1987। और 1987 में होता क्या है, यहाँ पे आता है एक रिपोर्ट, इसे कहते हैं द ब्रंटलैंड रिपोर्ट। द ब्रंटलैंड BRUNDT ब्रंटलैंड, ये ब्रंटलैंड रिपोर्ट आती है जिसे आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट भी कहते हैं। ब्रंटलैंड रिपोर्ट कहते हैं या आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट भी कहते हैं। तब इस रिपोर्ट की खास बात क्या थी, इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि अब सतत विकास की संकल्पना, ये सतत विकास जैसे शब्द की जो संकल्पना थी वो उसने जन्म लिया और आने वाले पर्यावरण को सुरक्षित, या जो हमारा पर्यावरण है उसको सुरक्षित रखने की एक संकल्पना प्रस्तुत की। यानी इसे पर्यावरण पर इस आयोग का जो औपचारिक नाम था ना, जिसका जो नाम था वो था द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतत विकास की संकल्पना पे या सतत विकास के कॉन्सेप्ट पे जब पहली बार विचार किया गया तो कौन सी ऐसी जो कमीशन था उसका नाम क्या था, उसका नाम था पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग या द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इस आयोग को दो बातों पर बात करनी थी, या दो बातों पर ही ये आयोग लाया गया था। कौन सी, पहला कि जो इन्वायरमेंट है और जो इकोनॉमी है उसका जो अत्यधिक अंतर संबंध हो वो लोगों की भलाई के लिए कैसे हो, और दूसरा सतत विकास के लिए वैश्विक स्तर पर सहयोग कैसे हो। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जो वैश्विक सहयोग की बात यहाँ पर सोची गई, कैसे किया जाएगा, और पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों कैसे लोगों की भलाई के लिए हो, इस बात को सोचने के लिए 1987 में इस बात को बल दिया गया कि अब सतत विकास लाना है, और एक कमीशन के माध्यम से ये बात रखी गई जिसका नाम था द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अगर हम सतत विकास करते हैं, सतत विकास की संकल्पना पर प्रयास करते हैं तो हमें क्या लाभ हो सकते हैं वो हम देखते हैं। क्या लाभ हो सकते हैं, देखिए पहला जो बड़ा लाभ है वो क्या है, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इन्वायरमेंट की भी बात होगी। कैसा इन्वायरमेंट, कैसा पर्यावरण, ऐसा पर्यावरण जो लंबे समय तक रह सके, ऐसा पर्यावरण जो क्या हो सके, व्यवहार्य हो सके। ठीक है, एक वायबल नेचुरल इन्वायरमेंट हो सके, तो व्यवहारिक हो सके। कैसा हो सके, व्यवहारिक हो सके। देखिए व्यवहारिक है, होना चाहिए, नहीं होगा तो नहीं ज़्यादा समय तक रहेगा। बियरेबल हो, हमारी चाहे सोशल कम्युनिटी हो, चाहे इकोनॉमिक सफिशिएंट इकोनॉमी हो, ये सभी क्या होने चाहिए। यानी इन्वायरमेंट, किसी ने पूछा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किन चीज़ों पे विचार करता है, तो वो इन्वायरमेंट पे विचार करता है, वो सोशल यानी समाज पे विचार करता है, सामाजिक स्थिति में विचार करता है, और आर्थिक, तो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण तीनों ही सेक्शंस पे विचार करता है कौन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और कैसे, ये कहता है कि तीन मेन बातें होनी चाहिए। पहला क्या बात होनी चाहिए कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। देखिए बातें लिखी हुई हैं, कैसी बात हुई, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, सस्टेनेबल नेचुरल एंड बिल्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए, यानी सतत पर्यावरण को भी, और कह रहा है इक्विटेबल सामाजिक विकास, यानी समतामूलक समाज की बात कर रहा है। तो तीन बातें कर रहा है, कह रहा है कि जो पर्यावरण हो वो भी क्या हो, वो भी सतत हो, जो आर्थिक बातें हों
वो इस तरीके से हो कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी सब कुछ रह सके। यानी आर्थिक विकास जो होना चाहिए वो भी संपोषणीय होना चाहिए, जो पर्यावरण होना चाहिए वो सहनीय होना चाहिए, और जो समाज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो समतामूलक होना चाहिए। ठीक है, मतलब सस्टेनेबल नेचुरल बिल्ड इन्वायरमेंट होना चाहिए, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, और इक्विटेबल सोशल इन्वायरमेंट यानी समतामूलक समाज। तो इन्वायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करता है, समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहता है, एक पर्याप्त अर्थव्यवस्था की बात करता है, ये एक सतत आर्थिक विकास की बात करता है, ये एक प्राकृतिक रूप से मजबूत यानी नेचुरली या प्राकृतिक रूप से मजबूत अर्थव्यवस्था, मजबूत इकोसिस्टम। मजबूत इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह पे जहाँ पे फ्लोरा और फ्यूना की जो डाइवर्सिटी हो वो रिच हो। तो मजबूत पर्यावरणीय दशाएं, नेचुरल इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल सोशल स्टेटस, या कह सकते हैं इसे इक्विटेबल सोशल इन्वायरमेंट। तो ये किसके गोल हैं, ये किसके लक्ष्य हैं, ये लक्ष्य हैं सतत विकास के, कि वो चाहता है कि समतामूलक समाज हो, वो चाहता है कि एक सतत आर्थिक विकास हो, वो चाहता है कि जो पर्यावरण हो वो मजबूत हो, जो पर्यावरण हो वो सशक्त रहे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। ठीक है, तो अगर सतत विकास हुआ तो क्या होगा, कुछ तो होगा। क्यों चाहिए हमें, क्योंकि अब जिस तरीके से हम विकास कर रहे हैं वो बहुत समय तक नहीं रह पाएगा। तो क्यों चाहिए, ये तो पता लग गया हमें कि एक सतत समाज के लिए चाहिए, एक सतत अर्थव्यवस्था के लिए चाहिए, एक फ्रेश इन्वायरमेंट के लिए और लॉन्ग लास्टिंग इन्वायरमेंट के लिए चाहिए। तो अगर ऐसा हुआ तो हमें क्या मिलेगा, ठीक, विचार कर लेते हैं। अगर यही प्रश्न आया, देखिए जब भी कोई टॉपिक पढ़िए तो उस पर खुद से विचार करने की कोशिश कीजिए। चलिए हम ये विचार करते हैं कि अगर सतत विकास हो गया, सतत विकास से क्या लाभ होगा हमें। पहला लाभ होगा, क्या लाभ होगा, देखिए कह रहा है कि जो इसके गोल है वही इसके लाभ है, कि आर्थिक समृद्धि का लाभ क्या होगा, सभी को मिलेगा। क्यों, क्योंकि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब हम सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं तो आपको ये पता होगा, नहीं पता है तो जानिए, कि सतत विकास की जो अवधारणा है वो कुछ सिद्धांतों पे, अभी इस पर हम चर्चा करेंगे, और उस सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का विकेंद्रीकरण। तो जब हम उत्पादन का विकेंद्रीकरण करेंगे तो क्या होगा, अधिक उत्पादन का विकेंद्रीकरण करेंगे तभी तो होगा कि आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लाभ सभी को मिलेगा। अगर हम पर्यावरणीय दशाओं को अच्छा रखते हैं, यानी पर्यावरण के संबंध में अगर हम हानिकारक औद्योगिक यानी जो डिस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रियलाइजेशन है और उसके साथ जितनी भी क्रियाकलाप हैं, अगर उनको हम बदलते हैं, चेंज करते हैं और ऐसे शहरों की स्थापना करते हैं जो सस्टेनेबल हो, जैसे आजकल क्या है स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट विलेज का कॉन्सेप्ट है, तो ये क्या है कि ये डिस्ट्रक्टिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोक करके सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ ले जाना, और जो नेक्रोपोलिस की तरफ शहर बढ़ रहे हैं, ऐसे शहरों को, ऐसे सिटीज़ को किस सिटीज़ में चेंज करना, सस्टेनेबल सिटीज़ में चेंज करना। यही अगर ऐसा हुआ तो ये उसके लाभ होंगे। जो एनर्जी है आने वाले समय में वो कंटेम्प्रेरी एनर्जी सिस्टम हट करके क्या हो जाएगा, जो कंटेम्प्रेरी एनर्जी सिस्टम था जो पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, अब वो हट करके क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली या इको फ्रेंडली एनर्जी की बात होगी, जिसमें सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, यानी जितना भी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उसकी बातें होने लगेंगी तो पोल्यूशन में कमी आ जाएगी। जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें क्या होगा, उनमें नागरिकों को की ज़्यादा समाहिता होगी, यानी जब कोई वर्क कहीं पर होगा, कोई यूनिट लगेगी, कोई डेवलपमेंट वर्क होगा तो क्या होगा, तो एक पॉइंट ध्यान में रखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल है उसमें एक पॉइंट है कि जो नागरिक हैं यानी जो उस क्षेत्र के लोग हैं, उन क्षेत्रों से उनके व्यू लिए जाएं, उन क्षेत्रों से उनकी बातें पूछी जाएं कि आप क्या कहना चाहते हैं, यानी जनमत निर्माण किया जाए, ठीक है, पीपुल ओपिनियन लिया जाए
कि पीपुल का ओपिनियन क्या होगा, तो जब पीपुल ओपिनियन होगा तो ज़्यादा लोग समाहित होंगे, जब ज़्यादा लोग समाहित होंगे यानी लोगों को ये लगेगा कि ये हमारी आवश्यकता की बात है, और जब मानव को ये लगता है कि ये उसके फ़ायदे की बात है तब वो उसमें इन्वॉल्व होता है, तब वो उसके लिए काम करता है। तो ये सब क्या है सॉरी ये सब फ़ायदे हैं। किसके फ़ायदे हैं? सतत विकास के फ़ायदे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे कि कौन कौन से प्रिंसिपल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी किन चीज़ों पे आधारित होगी सतत विकास की अवधारणा। ऐसे तो आधारित नहीं हो जाएगी कि रात में हमने सोचा कि कल से हमारा जो सारा विकास होगा वो सतत विकास के तर्ज पर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसके लिए हमें कुछ पैरामीटर्स डिसाइड करने होंगे, कुछ सिद्धांत डिसाइड करने होंगे, कुछ फॉर्मूला बनाने होंगे, उसी फॉर्मूला पर चल के हम बात करेंगे। तो अगर हम सिद्धांत की बात करें, अगर हम फॉर्मूला की बात करें, तो हम ये ध्यान देंगे कि हम एक ऐसे तरह के इन्वायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं जो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो हम तब क्या करेंगे? तब हम ये करेंगे कि जो भी तरह का, जिस भी तरह का विकास हो वो कैसा हो, तो उसके लिए जो पहला पैरामीटर है, पहला प्रिंसिपल है, वो है इको फ्रेंडली टेक्निक। कैसी टेक्निक? इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली टेक्निक मतलब पर्यावरणीय हिताय तकनीक। पहला क्या होगा इसका प्रिंसिपल कि जो तकनीकी हो वो कैसी हो, वो पर्यावरण हिताय हो, पर्यावरण के हित में हो। जब ऐसी तकनीक का उपयोग हम करेंगे तो पर्यावरण हित की बात होगी, पहले ही हम ध्यान रखेंगे। तो लेकिन पर्यावरण हित की बात होगी, लेकिन किन चीज़ों में, कैसे कहेंगे कि हम ये जो कार्य है वो पर्यावरण के हित में अब हो रहा है। तो उसके लिए जो दूसरा प्रिंसिपल है, जो दूसरा सिद्धांत है, वो कहता है कि किसी भी परियोजना का मूल्यांकन होना चाहिए, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन होना चाहिए। और जो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन है वो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन ई बेस होना चाहिए, ई बेस होना चाहिए। जो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन हो वो क्या हो, वो ई बेस हो। ई बेस का मतलब क्या है? ई बेस का मतलब है कि किसी भी परियोजना का मूल्यांकन पहले ई से करें। पहले ई का मतलब होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्टिव टेक्निक, यानी उस प्लांट में इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने की टेक्निक लगी हो। और उस प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन करें इकोलॉजिकल बैलेंस की, वो जो तकनीकी हो वो पारिस्थितिकी को बैलेंस रखने वाली हो। लेकिन ये तकनीक तीसरे ई से है कि ऐसी तकनीक जिसका हम मूल्यांकन, किसी भी तकनीक का, किसी भी प्लांट का मूल्यांकन करें तो देखें कि वो जो प्लांट हो, वो जो टेक्निक हो, वो क्या हो, वो इकोनॉमिकली एफिशिएंट हो। तो किसी भी यूनिट का जो इवैल्यूएशन करेंगे वो हम 3A बेस करें। ई, पहले ई मतलब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, दूसरा ई मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस, और तीसरा ई मतलब इकोनॉमिकली एफिशिएंट। तो ऐसी तकनीक जब होगी कि जो पर्यावरण के हित की होगी, जो इकोलॉजिकल बैलेंस की होगी और सस्ती होगी, तब वो क्या होगी, तब वो सतत विकास के लिए, क्योंकि बहुत महंगी तकनीकी है तो ज़्यादातर लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। जब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि पहला काम क्या हो जाएगा, लाभ प्राप्ति का हो जाएगा। ठीक, अब ऐसा ही तीसरा सिद्धांत आता है। अगर हम तीसरे सिद्धांत की बात करें कि और क्या सिद्धांत है, तो तीसरा सिद्धांत आता है कि ठीक है आपने इवैल्यूएशन कर लिया, सभी का मूल्यांकन कर लिया, लेकिन कैसे? तब वहाँ पे होगा कि आपको पीपुल ओपिनियन लेना है। ठीक है, क्या लेना है? पीपुल ओपिनियन लेना है, यानी जनमत निर्माण करना है। तो जनमत निर्माण कैसे करेंगे? तब जनमत निर्माण कैसे करेंगे? देखिए, जनमत निर्माण करने के लिए आपके पास कई तत्व होते हैं। जैसे आप सबसे तो पूछ नहीं पाएंगे भैया यूनिट लगाएं कि ना लगाएं, लगा कि ना लगाएं। तब आप क्या करते हैं? तब आप करते हैं 3 फॉर्मूला अपनाते हैं। पहला कि जो जनप्रतिनिधि है, कौन है? जनप्रतिनिधि है। ठीक है, प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है।
मतलब जो उस मोहल्ले का विधायक सभासद हो, पार्षद हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो, नगर निगम अध्यक्ष हो, या टाउनशिप एरिया का अध्यक्ष हो, या वहाँ का पार्षद हो, या विधायक हो, या सांसद हो, ये क्या है? ये जनप्रतिनिधि हैं। तो हम इनको अपने मूल्यांकन के स्टेटस में ले आए कि भैया चलिए आप चलिए, अगर आप इस बात को एग्री करेंगे तो मतलब हम समझेंगे कि जनता भी एग्री है, या कम से कम आप रिस्पॉन्सिबल तो होंगे। समवन है तो रिस्पॉन्सिबल, कोई ना कोई एक तो होगा। तो वहाँ पर जनमत निर्माण में इनकी बात आ गई। फिर हम दूसरा किसे लें जनमत निर्माण में? दूसरा हम लें अगर कोई एनजीओ काम कर रहा हो वहाँ पे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे ऐसे एनजीओ होते हैं जो क्या करते हैं? पर्यावरण के लिए कार्य करते हैं। तो उनको हम सुझाव लेने के लिए इकट्ठा कर सकते हैं जनता के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। फिर हम किसे कर सकते हैं? जो तीसरा पॉइंट है उसमें हम जनता के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ले सकते हैं किसी भी इन्वायरमेंटलिस्ट को, किसी भी इन्वायरमेंटलिस्ट को, मतलब किसी भी पर्यावरणविद को हम ले सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ के पर्यावरण के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से जानता होगा। तो हम क्या करेंगे? पीपुल ओपिनियन कर लेंगे। और हम क्या करेंगे? और हम करेंगे कि सभी की जवाबदेही, इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी सभी की तय होनी चाहिए, हर व्यक्ति की तय होनी चाहिए। ये सिद्धांत है सतत विकास का कि हमें इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो व्यक्ति यूनिट लगा रहा है वो उसके वेस्ट का क्या काम कर रहा है, उसके यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट है कि नहीं है, उसने एनजीटी से कोई परमिशन ली है कि नहीं ली है, वो क्या होना चाहिए? वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और जो नोडल ऑफिसर होना चाहिए जो इसके लिए परमिशन देता है, जो जिसकी जिम्मेदारी इसकी चेकिंग की होती है, वो भी क्या होना चाहिए? रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो क्या कर रहे थे? इसलिए क्या होनी चाहिए? इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और क्या करनी चाहिए? इसके लिए इको, एक और सिद्धांत है, इको लिटरेसी की बात होनी चाहिए। हर व्यक्ति को बताया जाए, हर व्यक्ति को ये बताया जाए कि पर्यावरण का हित कैसे है, सतत विकास करने के क्या लाभ हैं, अगर हम सतत विकास करेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी को क्या फायदे होंगे। इस तरह की जो जागरूकता कार्यक्रम है वो चला करके हर व्यक्ति को इसके पास तक ले जाया जाए। ठीक है। फिर क्या करेंगे हम? फिर हम ये करेंगे कि ऐसा विकास करेंगे जिसमें क्या हो? जिसमें प्रोडक्शन का, यानी जो उत्पादन हो उसका क्या हो? उसका डिसेंट्रलाइजेशन हो। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन हो, यानी उत्पादन का क्या हो? विकेंद्रीकरण हो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन। तो जब उत्पादन का विकेंद्रीकरण होगा तो क्या होगा? ज़्यादा लोगों को लाभ मिल पाएगा, ज़्यादा पीपुल इन्वॉल्वेशन बढ़ेगा, पीपुल ज़्यादा उसमें लोग उसमें आएंगे कि चलिए ये ऐसे विकास की धारणा है कि जिसमें सभी के विकास हो। कपड़ा का एक ही जगह प्रोडक्शन हो रहा है तो उससे मोनोपोली भी हो जाती है, रोजगार का सृजन भी नहीं होता है और दबाव एक ही क्षेत्र पर ज़्यादा बना रहता है। सो ऐसा हमें डेवलपमेंट लाना है। इसका सिद्धांत क्या होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। फिर जितना भी इंटरनेशनल टाइप का ट्रीटी होता है, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो होती हैं, जितने कन्वेंशन होते हैं, जितना समिट्स होते हैं, उन कन्वेंशन, समिट्स, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ में जो बातें की गई होती हैं, जो बातें कही गई होती हैं, जो गोल्स सेट किए जाते हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए इफ़ेक्टिव स्टेप्स उठाए जाने चाहिए और उन स्टेप्स का पूरी शिद्दत के साथ, या कह सकते हैं पूरी ऑनेस्टी के साथ इम्प्लीमेंटेशन कराया जाना चाहिए। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेशनल बॉडीज़ की या इंटरनेशनल सोसाइटीज़ की और नेशनल सोसाइटीज़ जो नेशनल लेवल पे डेवलप की जाती हैं, इस्टेब्लिश की जाती हैं, सेटअप की जाती हैं, उनकी होती है। तो ये कुछ गोल्स थे, कुछ सिद्धांत थे जिन पे चल के ही हम सतत विकास को पा पाएंगे। ठीक है। तो क्यों ये सतत विकास चाहिए हमें? क्यों चाहिए? क्योंकि हम रीन्यूएबिलिटी चाहते हैं, नवीकरणीयता चाहते हैं। ठीक है। हम क्या चाहते हैं? हम एक ऐसा प्लेनेट चाहते हैं कि जो क्या कर, हम ऐसे क्यों चाहते हैं ये बात हम ये देखिए, यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करता है कि हमें रीन्यूएबिलिटी यानी चाहिए, यानी एक ऐसी स्थिति चाहिए जहाँ नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग हो। हम एक ऐसा लेवल चाहते हैं जहां पर जो नॉन रिन्यूएबल संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, वो धीरे धीरे
रिप्लेस हों, मतलब उनकी जगह रीन्यूएबल संसाधन आ जाएं, और जो मिनरल्स हों जो ख़त्म हो सकते हों उनके उपयोग पर निर्भरता कम की जा सके ताकि वो लंबे समय तक बने रहें। हम ये चाहते हैं कि आपस में इंटरडिपेंडेंसी बनी रहे, आत्मनिर्भरता बनी रहे। क्यों? क्योंकि अगर एक दूसरे पर हम अंतर्निर्भरता, आत्मनिर्भरता नहीं अंतर्निर्भरता, अगर इंटरडिपेंडेंसी बनी है तो क्या होगा, एक जो सस्टेनेबल समाज होता है ना, वो क्या करता है कि हम जब भी अंतर्निर्भर से क्या होगा, समाजों को लाभ होता है, हम एक दूसरे पर डिपेंड हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, तब हम क्या करेंगे, अपनी अपनी बातें नहीं सोचते, दूसरे के बारे में भी सोचेंगे। और जब दूसरे के बारे में सोचेंगे तो वही कंडीशन होगी, माई फ्रीडम एंड्स वेयर योर नोज बिगेंस, या योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज बिगेंस। इस सब चीज़ों से ऊपर निकल करके हम क्या करेंगे, एक दूसरे की बारे में सोचेंगे, एक दूसरे के लिए सहायक बनेंगे, और तभी एक सस्टेनेबल अर्थ का निर्माण होगा, वरना होगा ही नहीं। ठीक है, यानी किसकी बात करता है सस्टेनेबल? देखिए ये सब वर्ड्स हैं, किसकी बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बात करता है इंटरजेनरेशन इक्वलिटी की। किसी ने पूछा, देखिए ये सब, ये वही एक ही बात को मैं बार बार कह रहा हूं, बस वो क्या कह रहा है, ये इसके वर्ड्स बदल रहे हैं। किसी ने पूछा सतत विकास के जो पैरामीटर्स हैं वो किसकी बात करते हैं? वो बात करते हैं इंटरजेनरेशनल इक्वलिटी की। आज भी हम हैं, कल भी बना रहे, उनके लिए सारी चीज़ें बनी रहें। ठीक है, वो किसकी बात करता है? इंटरजेनरेशन इक्वलिटी की बात करता है। ये किसकी बात करता है? ये बात करता है इंट्रा जनरेशन इक्वलिटी की। इंटरजेनरेशन मतलब दो पीढ़ी की बात, इंट्रा जनरेशनल इक्वलिटी मतलब घरेलू यानी देश के अंदर, और वैश्विक यानी विश्व के देशों में एक दूसरे के प्रति क्या हो, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना हो, एक दूसरे के प्रति समता का सिद्धांत हो, इक्वलिटी की भावना हो। तो अगर हम इक्वलिटी की भावना नहीं करेंगे, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे वो विश्व के देशों में हो, तब तक हम एक संयुक्त प्रयास नहीं कर पाएंगे, एक ग्लोबल एफर्ट नहीं कर पाएंगे। हम जेंडर इक्वलिटी की भावना से ग्रसित होने चाहिए, जेंडर इनइक्वलिटी की भावना से नहीं, जेंडर इक्वलिटी की भावना से। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो क्या करना होगा, हमें जेंडर इक्वलिटी की बात करनी होगी। हमें अपनी कैरिंग कैपेसिटी जो है उसके लिए बहुत अधिक शोषण पे नहीं, बल्कि हमें किसकी बात करनी होगी, अपनी कैरिंग कैपेसिटी के लिए हमें शोषण की नहीं, हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की भावना को ध्यान में रखना होगा। ये सब वर्ड याद रखिएगा, क्योंकि जब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई इसमें लेकिन नहीं है, तब आपको इन वर्ड्स को ध्यान में रखना होगा कि हमें एक, अगर कैरिंग कैपेसिटी की बात आए तो कैरिंग कैपेसिटी के लिए हमें एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है, तो अगर सतत विकास करना है तो हमें क्या कर, रीन्यूएबिलिटी पे ध्यान देना होगा, फ्रेश एनर्जीज पे ध्यान देना होगा, ऐसी टेक्नोलॉजीज लाना होगा कि जो क्या हो, जो पर्यावरण के लिए हित को हो। हमें पॉपुलेशन की जो रैपिड ग्रोथ है, वैसे भी दुनिया में पॉपुलेशन की ग्रोथ पे कमी आ रही है, मतलब बहुत सारे देशों ने लगाम लगा के रखा है, क्षेत्रीय रूप से बहुत देशों में सफलता भी मिली है। तो ऐसी जगहों में जनसंख्या वृद्धि जहाँ ज़्यादा है वहाँ कम करना होगा। इसके साथ साथ हमें पर्यावरण का संरक्षण भी करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना कंजर्वेशन के लिए क्या हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। और क्या करना होगा, और हमें लोकल लेवल्स पे, नेशनल लेवल्स पे और इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग डिसेंट्रलाइज्ड लेवल पे इसके लिए एफर्ट करने होंगे। जैसे अभी हम आपको बताएं एक उदाहरण, कल किसी आर्टिकल में मैंने पढ़ा, उसमें ये बात बहुत ही अच्छी लिखी हुई थी कि जो कोविड-19 से हम फाइट कर रहे हैं, उस कोविड-19 की जो फाइट है वो डिसेंट्रलाइज्ड लेवल पे इक्वल एम्पावरफुल होनी चाहिए। मतलब केंद्र के पास सारे इक्विपमेंट हैं, वो हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स टीम है, फंडिंग है, लेकिन जैसे ये स्टेट के पास आते हैं, वो डॉक्टर्स की टीम, वो स्पेशलिस्ट की टीम, वो फंडिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर जब हम लास्ट एम्पावर्ड लेवल पे आते हैं, जिसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं, तो उसके पास फंडिंग का बहुत अभाव है, उसके पास ट्रेन टेक्निक्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं हैं, और उसे सप्रेस किया जा रहा है, उस पर दबाव डाला जा रहा है कि आप इतना चैनों की सूची बना के भेजिए, जो व्यक्ति जा रहे हैं उनके क्वारंटीन की व्यवस्था कीजिए। ट्रेंड टेक्निक्स नो, स्पेशल फंडिंग्स
नो, हैंड्स नो, तो वो कैसे काम करेंगे? और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो लास्ट लेवल पे लोकल एम्पावर पार्टनरशिप होती है, जिसे हम कहते हैं ग्राम पंचायत, जिसे हम कहते हैं नगर निगम, नगर पालिका, तो उनके पास क्या है, वो स्वायत्त संस्थाएं हैं। ग्राम प्रधान का इलेक्शन आप कराते हैं, वो जनप्रतिनिधि होता है, वो अपने नियमों के, अपनी नीतियों के लिए खुद नियम बनाता है, उसको स्पेशल फंडिंग्स मिलती हैं वित्त आयोग के द्वारा। तो अगर वित्त आयोग के द्वारा नहीं, वित्त आयोग की सहमति पे, सरकार द्वारा, तो अगर उनको ये मिलता है तो इस स्पेशल कंडीशन के लिए, इस पैंडेमिक के लिए उनको स्पेशल फंडिंग्स भी की जानी चाहिए, स्पेशल ट्रेनिंग्स, क्योंकि लास्ट लेवल पे वो अगर व्यक्ति नहीं लड़ेगा तो ये फैल कहाँ रहा है? क्या सिर्फ राजभवन में फैल रहा है? क्या सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय में? नहीं, ये गाँव में फैल रहा है। तो अगर गाँव में फैल रहा है, आपको ये डर है कि जो प्रवासी जा रहे हैं वो गाँव से शहर, शहर से गाँव की तरफ जा रहे हैं, वहाँ ये पैंडेमिक फैलेगा, तो आपको लास्ट लेवल पे, लोकल लेवल पे दबाव नहीं, लोकल लेवल को इन्वॉल्व करना होगा। और इन्वॉल्व कैसे करना होगा? इसी खुशी खुशी इन्वॉल्व करना होगा। बहुत से ऐसे कर्मचारियों को मैं देखता हूं जो लास्ट लेवल पे हैं, जो फंडिंग नहीं है और बहुत अनमनी ढंग से काम करते हैं। दे हैव नो पीपीई किट, दे हैव नो स्पेशल मास्क, और उनका सीधा संबंध उस व्यक्ति से हो रहा है जो मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन में है कि वो पेंडेमिक से ग्रसित हो। तो ऐसे ही हमें क्या करना होगा? हमें नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल के साथ साथ लोकल लेवल पे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जागरूकता लानी होगी। तब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विचार को काफ़ी आगे ले जा सकते हैं। अब ऐसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब बात आई, 1987 से ये शब्द आगे बढ़ा, तो पहली बार जो रियो समिट हुआ था, जो 1992 का जो रियो समिट हुआ था, जिसे हम अर्थ समिट भी कहते हैं ना, जो अर्थ समिट था। तो रियो समिट या अर्थ समिट में इसकी बात की गई किसके साथ? एजेंडा 21 के साथ। एजेंडा 21 के साथ बात की गई सतत विकास के लिए। तो तभी से वैश्विक रूप से एक ग्लोबल मंच पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी गई। और ठीक 10 वर्षों बाद जब जोहान्सबर्ग में, कब? 2002 में जब साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एक समिट होता है, जिसे हम कहते हैं जोहान्सबर्ग सम्मेलन, जो पृथ्वी सम्मेलन 2002 के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 10 साल पूरे हुए एजेंडा 21 को, उसकी बातों को समझने के लिए और MDGs को लागू करने की बात की गई। तब उस जोहान्सबर्ग समिट की जो थीम थी वो ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट थी, यानी जोहान्सबर्ग समिट में इसको थीम में ही संयुक्त किया गया। ठीक। और फिर जब रियो 20 हुआ 2012 में, सतत विकास और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, कब? जब रियो 20 हुआ। रियो 20 कब हुआ? 2012 में। क्या हुआ? रियो 20 इसे कहते हैं क्योंकि रियो में ही हुआ और रियो के पिछले सम्मेलन के 20 वर्ष पूरे होने पे हुआ। ठीक है, तो इसे रियो +20 के नाम से जानते हैं और इसका नाम ही था रियो +20 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी 2012 के पृथ्वी सम्मेलन का फोकस था सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, और जिसका फोकस 3 बातों पर था। एक, गरीबी में कमी लाना, एक फ्रेश एनर्जी था, दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो स्वच्छ ऊर्जा की बात करता है रियो +20। रियो +20 पॉवर्टी को कम करने की बात करता है, और रियो +20 सतत विकास में इकोनॉमिक यानी सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है। तो जब सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है, इतनी सारी बातें हो गई, तब 2015 में 2015 सभी डेट ईयर्स याद रखिएगा, 2015, जब 2015 की बात आती है तब यहाँ पर आता है एक स्पेशल वर्ड SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट
गोल, सतत विकास लक्ष्य 2015 में जब न्यूयॉर्क में 70वें संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन की बात आई, तो वहाँ पे क्या आया, वहाँ पे बात आई किसकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ऐसे लक्ष्य निर्धारित किए गए कि जिनको 2030 तक आने वाले 15 वर्षों में पूरा करने की बात कही गई। तो आने वाले 15 वर्षों में इनको प्राप्त करने की बात कब की गई, 70वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2015 में 150 से अधिक देशों ने इसमें हिस्सा लिया था और 2030 तक यानी अगले 15 वर्षों तक 15 लक्ष्य निर्धारित किए गए। अब वो 15 वर्षों में 17 ग्लोबल गोल्स और 169 टारगेट्स यानी 17 वैश्विक लक्ष्य इसमें दिए गए और साथ ही 169 टारगेट्स यानी प्रायोजन दिए गए। आपकी स्क्रीन पे देखिए 17 वैश्विक लक्ष्य हैं, एक करके 17 वैश्विक लक्ष्य 1 2 3 4 के फॉर्म में याद रखिएगा, इसलिए क्योंकि एग्जामिनेशन में अब मैच वर्ड में देता है कि सस्टेनेबल ग्लोबल गोल्स 1 2 3 4 और सामने लिख दिया, आपको मैच कराना होता है। तो 1 2 3 के देखिए कीवर्ड से ध्यान रखिएगा, इस फिगर को लाने का मेरा मतलब कीवर्ड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1 गोल क्या करता है, नो पॉवर्टी, यानी 2030 तक हम क्या करेंगे, सारी पॉवर्टी को खत्म कर देंगे। कह रहा है 2030 तक हम पॉवर्टी को खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 कहता है कि गरीबी के सभी रूप को 2030 तक खत्म करेंगे। दूसरी बात कहता है कि नो हंगर यानी भूखमरी को समाप्त करेंगे, फूड सिक्योरिटी की बात करेंगे, बहुत बेहतर और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देंगे। तो 2 में क्या कहा गया कि भूखमरी को ख़त्म करेंगे, इसी में हम खाद्य सुरक्षा लाएंगे, फूड सिक्योरिटी की बात करेंगे। जब खाद्य सुरक्षा या फूड सिक्योरिटी की बात करेंगे और किसकी बात करेंगे, बेहद बेहतर पोषणीय सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी पावर्टी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात किसमें की गई है, 2 में। फिर 3rd में आ रहे हैं, लेकिन 30 में आ रहे हैं, कह रहा है कि लोगों के स्वास्थ्य की बात कर रहा है, लोगों के स्वास्थ्य की बात कर रहा है कि लोगों का स्वास्थ्य कैसा हो, उनकी स्वास्थ्य की बात कर रहा है, उनके सिक्योरिटी की बात कर रहा है, उनके हेल्दी लाइफ की बात कर रहा है। कौन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3। तो फर्स्ट किसकी बात कर रहा है, कह रहा है नो पॉवर्टी, खत्म कर देंगे 2030 तक भुखमरी। फिर भुखमरी कैसे खत्म करेंगे, पहले में कह रहा है कि नो पॉवर्टी यानी गरीबी खत्म कर देंगे 2030 तक। तो गरीबी खत्म करने के लिए क्या करना होगा, हमें पहले हंगर खत्म करना होगा, भुखमरी खत्म करना होगा। उसमें हमें उसके लिए क्या करना होगा, हंगर वाले में ही है कि फूड सिक्योरिटी लाएंगे तब तो हंगर कम होगा। और फूड सिक्योरिटी आएगी कैसे, फूड सिक्योरिटी आएगी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से। फिर जब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो जाएगी, फूड सिक्योरिटी होगी, लोगों को पर्याप्त भोजन मिलेगा, तब किसकी बात आएगी, हेल्थ की बात आएगी। यानी तीसरे में क्या किया गया, लोगों की स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात की गई है। फिर 4 में क्या कहा गया है कि खा लेंगे, पेट भर लेंगे, तब क्या होगा, तब हमें बात करनी होगी एजुकेशन की। ऐसे ही सस्टेनेबल और अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन, सस्टेनेबल अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 में। जब पढ़ेंगे, स्कूल जाएंगे, तो आपको समानता की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए जो 5th है वो जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहा है, वुमेन और गर्ल्स एम्पावरमेंट की बात करता है। कौन, 5वां। जब 6ठे में पहुंचते हैं, गर्ल्स वुमेन एम्पावर हो गई, लेकिन तब क्या होगा, तब आपको फ्रेश वाटर की जरूरत पड़ेगी, तो आपको स्वच्छ जल की जरूरत पड़ेगी। जिसको स्वच्छ जल कैसे प्राप्त किया जा सकता है, स्वच्छ जल सिर्फ आपको प्रबंधन से ही प्राप्त किया जा सकता है, मैनेजमेंट से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6। तब 7वें में क्या करना होगा, आपको एफोर्डेबल, सस्ती, विश्वसनीय, क्वालिटेबल, टिकाऊ, मतलब सस्टेनेबल क्या, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। यानी एक ऐसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपको होगी जो सस्टेनेबल हो, जो फ्रेश हो यानी रीन्यूएबल हो, और एफोर्डेबल हो यानी सस्ती हो। ठीक, फिर ये आपको एनर्जी मिल जाएगी, आपको पानी मिल जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा, आपको ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना होगा, ऐसा सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना होगा जो रोजगार के बेहतर साधन दे सके।
डिसेंट वर्क दे सके। 8वें में 9 क्या कहता है? 9 कहता है कि हमें ऐसे इंडस्ट्री लानी होगी, ऐसे इनोवेशन लाने होंगे, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर लाने होंगे जो बहुत ही बेहद ही क्या हो, जो बहुत ही फ्लेक्सिबल हो, बहुत ही सस्टेनेबल हो। तो 9 क्या कहता है? सस्टेनेबल इंडस्ट्री की बात करता है, सस्टेनेबल इनोवेशन की बात करता है, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है। 10 कहता है कि अब देशों के मध्य और देशों के भीतर असमानता को कम करना। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ हैं। जेंडर इक्वलिटी की बात हम कर चुके हैं, इकोनॉमिक इक्वलिटी है, सोशल इनइक्वालिटी है, कास्टिज्म है। इन सबको धीरे धीरे क्या करना? रेशियल इनइक्वालिटी है, इनको धीरे धीरे कम करने की बात हम 10 में कह रहे हैं। देखिए 10 लिखा हुआ है 0 1, यानी 2 कोई नहीं रहेगा, सब एक हो जाएंगे, मतलब एक इनइक्वालिटी खत्म करना है। फिर 11 क्या कह रहा है? 11 कह रहा है कि हम सस्टेनेबल सिटीज़ की बात कर रहा है, सस्टेनेबल हैबिटाट्स, सस्टेनेबल सेटलमेंट्स की बात कर रहा है। 11 कह रहा है कि अब हम ऐसा घर बनाएंगे कि जो 2 ही खंभे पे होगा। किन 2 खंभों पे होगा? एक खंभा, यानी 11 का एक वर्ड क्या होगा? एक सस्टेनेबल सिटीज़, दूसरा क्या होगा? सुरक्षित मानव बस्तियाँ, यानी सेटलमेंट सुरक्षित होगा और सस्टेनेबल होगा। ठीक, ये सतत शहर, स्मार्ट सिटी 11 में कहा गया है। 12 अब कहीं पे आ गया स्मार्ट सिटी, तो आप तुरंत लिखिए कि स्मार्ट सिटी जो गोल है वो जो 17 SDGs हैं, उस 17 SDGs के जो 11 नंबर का गोल है उसके लिए, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग की ये स्कीम है। इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, वो सेकेंडरी है, उस रफ्तार से इम्प्लीमेंटेड नहीं हो रही है जिस रफ्तार से उसे होना चाहिए। फिर 12वां क्या कहता है? 12वां कहता है कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी खपत भी होनी चाहिए स्थायी, और उत्पादन पैटर्न तो अच्छा होना ही चाहिए। यानी डिमांड और सप्लाई, ये इसके दोनों की सस्टेनेबिलिटी की बात करता है। यानी प्रोडक्शन भी सस्टेनेबल हो और जो खपत हो वो ऑप्टिमम हो, वो अनुकूलतम हो, क्योंकि अगर वो ऑप्टिमम नहीं होगी, वो अनुकूलतम नहीं होगी, तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। फिर कह रहा है जो जलवायु परिवर्तन, 13 कह रहा है जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए कार्रवाई, क्योंकि आप जान रहे हैं क्लाइमेट चेंज 13 नंबर पे रखा गया है, और 30 नंबर जो है वो डिजास्टर नंबर माना जाता है, मतलब संघर्ष वाला नंबर माना जाता है। तो मतलब संघर्ष किससे होगा? क्लाइमेट चेंज से है। तो 13 नंबर पे क्या है? क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है। 14 की बात कर रहा है कि आप महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण नहीं करेंगे तो विश्व के सबसे बड़े मोस्ट स्टेबल बिगेस्ट इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। तो वर्ल्ड्स मोस्ट स्टेबल बिगेस्ट इकोसिस्टम, जिसे हम एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं, या जो ओशन इकोसिस्टम है, उसकी सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे, उसके सस्टेनेबल कंडीशंस पे बात करेंगे। किसमें? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 क्या कहता है? 15 कहता है कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, उस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को जितना भी जंगल हैं उनको सुरक्षित रखना होगा, जितना भी लैंड डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसको देना होगा, यानी लाइफ ऑन लैंड की बात करता है। भूमि पर जितना भी जीवन हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो दूसरे इकोसिस्टम हो, बायोडाइवर्सिटी हो, उसके नुकसान को रोकना है। तो 15 क्या कह रहा है? लैंड ऑन, 15 क्या कह रहा है? लाइफ ऑन लैंड। फिर 16 कह रहा है सतत विकास तो हो, लेकिन वो कैसा हो? कैसा हो? वो पीस की बात करता है, वो जस्टिस की बात कहता है, और ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट वैश्विक स्तर पर या नेशनल लेवल पे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इंस्टीट्यूशंस की जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी और उनकी एम्पावरमेंट की बात करता है। जैसे क्यों ये इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड लेवल पे और नेशनल लेवल पे एम्पावर होने चाहिए? बिकॉज आपने देखा कि कोरोना पेंडेमिक के समय WHO की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो अकाउंटेबिलिटी थी, उसने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी और उस अकाउंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं किया। तो 16 क्या कहता है कि जितनी भी ऐसी सिस्टम्स हैं, जितनी भी ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए और जस्टिसेबल होनी चाहिए। ठीक, पीस की भी बात करता है। 17 और लास्ट में कहता है कि जब तक हम वैश्विक भागीदारी
यानी पार्टनरशिप्स नहीं बनाएंगे इन गोल को अचीव करने के लिए, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सतत विकास लक्ष्य के लिए जो 17 ग्लोबल गोल्स थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इन ग्लोबल गोल्स को अपने आंसर राइटिंग में, आप इन ग्लोबल गोल्स को अपने एसेज में, आप इन ग्लोबल गोल्स को अलग अलग जगह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और Rio+20 सम्मेलन जो हुआ था उसमें वो किस पे आधारित था, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आधारित था, ठीक है। द फ्यूचर वी वांट दस्तावेज बनाया गया था, ठीक। अब इसमें एक वर्ड आया था सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सतत कृषि। आप जानते हैं कि विश्व में लगभग 60% और भारत में भी लगभग 60% जो जनसंख्या है वो किस पे डिपेंड है, वो डिपेंड है एग्रीकल्चर पर, वो डिपेंड है कृषि पर। मतलब ज़्यादा लोगों का संबंध किससे है, ज़्यादा लोगों का संबंध एग्रीकल्चर से है, कृषि है। लेकिन हमने बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण के लिए प्रयास किया, और बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण के लिए हमने क्या किया, हरित क्रांति को जन्म दिया, ग्रीन रेवोल्यूशन को जन्म दिया। हमने जब ग्रीन रेवोल्यूशन को जन्म दिया तो उस समय तो भरण पोषण हो गया, क्योंकि निर्वहनीय कृषि थी उसके पहले, मतलब लोग कृषि पर परिवार डिपेंड होता था। लेकिन उस निर्वहनीय कृषि को हमने वाणिज्यिक कृषि में चेंज किया, हमने ऐसे एग्रीकल्चर में चेंज किया जिसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो। लेकिन इस प्रोडक्शन की स्थिति डिस्ट्रक्टिव प्रोडक्शन के रूप में चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि हमने किया क्या, हमने जो हमारी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर थी वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का एक रूप थी। लेकिन फिर हमने क्या किया, जब हमने जो ग्रीन रेवोल्यूशन को में काम किया तो हमने इसमें किया क्या, हमने उसमें हाई यील्डिंग सीड्स का प्रयोग किया, मतलब ऐसे बीजों का प्रयोग किया जिनकी उत्पादकता उच्च थी, लेकिन उनके लिए हाई फर्टिलाइजेशन और हाई एरीगेशन की आवश्यकता थी। मतलब ऐसे फर्टिलाइजर की आवश्यकता थी जिसमें हाई केमिकलाइजेशन होता है, या बहुत उच्च मात्रा में जिसमें आवश्यकता पड़ती है हमें किसकी, इसकी उच्च मात्रा की आवश्यकता पड़ती है हमें पानी की। तो हमने भूमि के नीचे यानी जो अंडरग्राउंड वाटर था उसको भर भर के निकाला। तो पहला काम हो गया कि भूमि के नीचे का पानी खत्म हो गया। फिर दूसरा हमने क्या किया, खूब खाद डाला प्रोडक्शन के लिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज़ करने से एक नुकसान हुआ कि ऊपर एक केमिकल की परत बन गई, और वो केमिकल फिर रिस्क करके भूमि के अंदर गया, लीचिंग को उसने बढ़ावा दिया। वो केमिकल फूड चेन के माध्यम से मानव तक पहुँचा, जीव जंतु तक पहुँचा, तो बायोडाइवर्सिटी कम हुई, बीमारियां बढ़ी। वही केमिकल बह के बगल के तालाब में गया तो एक्वेटिक इन्वायरमेंट को डिस्ट्रक्ट किया। फिर ओवर प्रोडक्शन के कारण, बहुत ज़्यादा उत्पादकता बढ़ाने के कारण जो भूमि की फर्टिलिटी थी वो खत्म हो गई। हम केमिकल डालने से बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भूमि के नीचे थे वो खत्म हो गए। तब हम क्या करें, अब ऐसा तो है नहीं कि जनसंख्या के लिए कृषि की आवश्यकता नहीं होगी। तो याद कीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 में कहा गया था कि हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बातें, देखिए अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लिखना है तो आपने तुरंत गोल 2 की बात कर दी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर गोल 2 में कहते हैं कि हमें अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करनी होगी, सतत कृषि की बात करनी होगी। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बात करता है एक ऐसी प्रकार की कृषि प्रणाली जो क्या करे, जो पहला काम करे कि भूमि की जो उत्पादकता है, लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है, उसको विनाश से बचाए। और ये विनाश से क्यों बचाए? ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी उस भूमि की उत्पादकता बनी रहे। ऐसी एग्रीकल्चर करे, कृषि करे जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, आसपास के एक्वेटिक जोन को नुकसान ना हो, ठीक, और आज के भी भूमि लोगों को खाद्यान्न मिल सके और बाहर को भी खाद्यान्न कम मिल सके। ऐसे फर्टिलाइजर का यूज करना, यानी ऐसी खादों का यूज करना जो केमिकल बेस्ड ना हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, यानी कार्बनिक खादों का यूज करना, जैविक खादों का यूज करना, ठीक है। तो इसके साथ साथ पुरानी कृषि पद्धतियों को हटा करके जो नवीन कृषि पद्धतियां लाई जा रही हैं, उस नवीन कृषि पद्धतियों का जो आधार होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होना चाहिए,
ठीक है। जैसे इसमें इंटरक्रॉप फार्मिंग होती है, जैसे ऐसे फार्मिंग भी इसमें मतलब फार्मिंग की पद्धतियाँ लाई जाती हैं, जैसे कि पॉलीवैराइटल में क्या होता है कि कृषि में एक ही प्रकार के पौधों की अलग अलग किस्में उगाई जाती हैं। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग में होता है कि एक ही भूमि पर एक ही समय पर 2 या अधिक प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं। पॉलीकल्चर में क्या होता है, पॉलीकल्चर में क्या होता है कि इसमें विभिन्न समयों में अलग अलग टाइम में परिपक्व होने वाली पौधे लगाए जाते हैं कि 1 नवंबर में पूरा होगा तो 1 अगस्त में ही पूरा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, दोनों को पर्याप्त टाइम मिल जाता है अर्थ से न्यूट्रिएंट को लेने में। तो इस तरह की कुछ नवीन पद्धतियां अपनाई जाएं जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है। इसके अलावा हमें क्या यूज करना होगा, हमें ऐसे बीजों को डेवलप करना होगा, ऐसे बीजों को डेवलप करना होगा जो क्या करेंगे, जो कम समय में, कम फर्टिलाइजेशन में, कम पानी में उगते हों। उसका भी तो रिसर्च करें, तब तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात आएगी। फिर हम ऐसी खेती करें जो ऑर्गेनिक बेस्ड हो। ठीक है, मतलब उसमें कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग हो, हम उसमें जो खरपतवार नाशक हैं उनका प्रयोग करें, कम करें, उसकी जगह क्या करें, ग्रीन हरी खाद का प्रयोग करें। हम क्रॉप पैटर्न्स ऐसे अपनाएं जिससे हमें उनकी ज़रूरत ही ना पड़े, किसकी, जो सिंथेटाइज्ड फर्टिलाइजर हैं। हम कंपोस्ट खादों का प्रयोग करें। अब इसके लिए क्या करना होगा, हमें इसके लिए एनिमल हस्बेंड्री पे ध्यान देना होगा, क्योंकि कंपोस्ट खादिंग जैसी चीज़ें तब हो पाएंगी जब एनिमल हस्बेंड्री होगा, भारी मात्रा में गोबर का उपयोग होगा उसमें। ठीक, तो कुछ विशेष पद्धतियां अपना करके, चाहे वो एग्रीकल्चर, चाहे वो क्रॉप पैटर्न हो, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, चाहे वो ऐसे सीड्स का डेवलपमेंट करना हो जो कम न्यूट्रिएंट की उनकी ज़रूरत हो, उनको कम पानी की ज़रूरत हो। ठीक, इसके लिए क्या करना होगा, देशों को आपस में कोऑपरेशन करना होगा। आपको पता है कि एनर्जी जो टेक्निक है वो ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी है। अगर टेक्निक ट्रांसफ़र नहीं होगा तो क्या होगा, जो विकासशील देश हैं उनको कोई लाभ नहीं होगा। तो टेक्निक ट्रांसफ़र करना होगा। उसके लिए हमें मिक्स्ड एग्रीकल्चर, क्रॉप रोटेशन और ऑर्गेनिक साइकिल ऑप्टिमाइजेशन यानी कार्बनिक चक्र अनुकूलन जैसी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। जो रासायनिक खादों की जगह पे हमें ग्रीन एग्रीकल्चर, ग्रीन फर्टिलाइजेशन पे ध्यान देना होगा। तो ऐसी ही कुछ पद्धतियां अपनाकर हम अपनी एग्रीकल्चरल लैंड को, अपनी कृषि भूमि को आने वाली पीढ़ी के लिए भी आश्रित रख पाएंगे। किसी दूसरे वीडियो में हम पूरा एग्रीकल्चर टेक्निक पे ही वीडियो बनाएंगे, कृषि तकनीक पे ही वीडियो बनाएंगे और दिखाएंगे कौन कौन सी कृषि तकनीकियां हैं, कौन कौन सी कृषि की स्थितियां हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन लेके लिखिएगा और सेफ रहिए। ओके, गुड बाय।